और प्रकृति ने या तो आपके कान में या मेरे कान में आके बोल दिया तुम लड़का तो लड़के जैसा रहना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति जैसा इंसान को भेजता है वो उसी तरह ही है। तो जेंडर जो है वो समाज देता है। जेंडर जो है दो टांगों के बीच में नहीं होता, दो कानों के बीच में होता है। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, ये समाज को हम देख के या समझ के उसके आगे फिर चलते हैं। आप जो कमांड दोगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वही काम करे। ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग है। हमारे कमांड है कि तुम महिला हो तो वो उसी तरह कार्य करने लगे। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो उन्होंने पिताजी से बात करी, तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है कोई। अपने हम तो सब कुछ कर चुके हैं, लोगों ने कहा पढ़े लिखे नहीं होते, ये लोग पढ़ लिख भी गए हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम आपको चंडीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो समाज में ट्रांसजेंडर, जिन्हें किन्नर कहा जाता है, उस समुदाय के लिए इन्होंने बहुत काम किए। उस समुदाय के लिए इन्होंने समाज से लड़कर, घर परिवार से लड़कर ना केवल एक अधिकार दिलवाने का काम किया इस समाज को, बल्कि खुद भी इस समाज में शामिल होकर एक ट्रांसजेंडर का जीवन जी रही हैं। लगभग 40 साल तक ये एक पुरुष के रूप में समाज में रहीं और इन्होंने बॉयज़ स्कूल्स में, बॉयज़ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, ग्रेजुएशन की, अनेकों कोर्स किए, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अब ये पूरी तरह से पिछले 10 साल से इसी समाज के उत्थान में, उनके लिए अनेक कार्यों में योगदान कर रही हैं और ख़ुद भी उनके साथ रहकर उनके जैसा ही जीवन जी रही हैं। मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ धनंजय को। धनंजय चंडीगढ़ की एक बहुत ही आज सफल महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनके ऊपर अनेक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, पिक्चर बन चुकी हैं और इनके योगदान के बारे में समाज में, न्यूज़पेपर में, समाचार पेपर में अनेक चर्चाएं होती रहती हैं और ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह ये चैनल देखते रहेंगे। इसके लिए शुक्रिया सर। थोड़ा सा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि मन में कैसा लगता था कि आप एक पुरुष के रूप में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपने फिर समाज से लड़कर उस जो आपका मन था, जो जैसा आपकी प्रकृति थी, जैसा आपका सोच थी, उसके अनुसार आपने जीवन जीने का फैसला किया। बिल्कुल, देखो बचपन से तो सभी जो जीव हैं वो पैदा शरीर के अंग लेकर पैदा होते हैं ना। जो भी इंसान पैदा होता है वो चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना, बाहर में लड़की आगे में लड़का आगे। वो एक इंसान आता है, शरीर को लेकर आता है, शरीर के अंगों को लेकर आता है। और जब हम बाहर आते हैं तो हमें जो पहचान मिलती है वो समाज के द्वारा मिलती है। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, उसको जो पहचान देता है वो उसके डॉक्टर या घर वाले जिसका अंगों को देख कर देते हैं। बट किसने कहा? प्रकृति ने तो नहीं कहा कि ये पुरुष है या महिला है। किसने कहा? हम सब ने कहा। और प्रकृति ने या तो आपके कान में या मेरे कान में आके बोल दिया तुम लड़का तो लड़के जैसा रहना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति जैसा इंसान को भेजता है वो उसी तरह ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो सेक्स है बायोलॉजिकल असाइंड हमारी बॉडी है, और जो जेंडर है वो सोशल, सामाजिक पहचान है हमारी। तो जेंडर जो है वो समाज देता है। जेंडर जो है दो टांगों के बीच में नहीं होता, दो कानों के बीच में होता है। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, ये समाज को हम देख के या समझ के उसके आगे फिर चलते हैं। तीसरा, जो मैं बचपन से जैसे 3-4 साल या 5 साल की उम्र में मैंने धीरे धीरे जो सहज प्रवृत्ति बोलते हैं, एक इंसान की जो सहज प्रवृत्ति, उसका जो दिमाग है वो उसी और उसको लेके शरीर को उसी तरह घसीटते हुए लेके जाता है ना। तो जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को वैसे ही खींच के ले जाना। आप जो कमांड दोगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वही काम करे। ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग है। हमारे को कमांड है कि तुम महिला हो तो वो उसी तरह कार्य करने लगा। और जब स्कूल में गए तो स्कूल में 6 साल की उम्र में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पर मैं वॉशरूम जो थे
वो तो मेल फीमेल के थे, मैं फीमेल में जाती थी लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया जाता था। फिर धीरे धीरे बुलिंग, हैरेसमेंट, छोटी छोटी तंज कसने वो शुरू हो गया। टीचर्स द्वारा भी मतलब हैरेस किया जाता था। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो उन्होंने पिताजी से बात करी, एक तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है कोई। तो उन्होंने झाड़ फूँक शुरू किया। झाड़ फूँक शुरू किया तो तांत्रिक ने मुझे बोलना शुरू किया कि इसके अंदर से जो भी, तुम जहाँ से भी आई हो, जो भी है, इसको, बच्चे को छोड़ के चली जाओ। लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। शुरू मेरे को हंसी भी आई, लेकिन उसने कहा देखो ये चुड़ैल हंस रही है। उसने फिर, वो हमारे यहाँ बिच्छू बूटी होती है, और उससे मारना पीटना शुरू। उससे भी काम नहीं चला तो गर्म चिमटे से मुझे पीटना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, रोना धोना तो शुरू हुआ, मेरे शरीर में छाले पड़ गए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जो आप जैसे बोल रहे हो अब मैं वैसे बोलूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि अब इसके अंदर से वो चुड़ैल चली गई है, अब ये ठीक हो गया बच्चा। लेकिन वो ठीक होने वाला अच्छा बुरा कुछ नहीं था, वो इंसान की सहज प्रवृत्ति होती है। तो धीरे धीरे फिर मैंने छुप के वो साड़ी पहनना, कमरे के अंदर ये सब डांस वांस करना शुरू किया। गाना बजाना मेरा बहुत शौक़ था मुझे। बाद में क्लासिकल वोकल, क्लासिकल डांस भी सीखा। तो ये धीरे धीरे चलता, लेकिन मैं, मेरा जो डिस्फोरिया बढ़ गया, वो इतना बढ़ गया कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट भी किया 10th में जाके। तो मेरी माता ने मुझे बचाया, लेकिन उन्होंने समझाया मुझे कि जो तुम अपने आप को जो भी मानते हो, लेकिन इसको थोड़ा किनारे रख के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ लिख के आगे बढ़ो, तुम कुछ भी बनोगे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कुछ भी बनो, तो अपने पैरों पे खड़े रहोगे, तो उसके बाद तुम जो भी करना कर लेना। लेकिन पिताजी इसके खिलाफ थे। पिताजी बहुत ज़्यादा मेरे को इस पूरे जो मेरा बिहेवियर था उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। तो और मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किया, तो ग्रेजुएशन तक आते आते मैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगी। गवर्नमेंट कॉलेज 46 जो है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ, ग्रेजुएशन किया। तो मैं आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम एग्ज़ाम में। तो ये सारा मेरा ग्रेजुएशन का 93 में मेरा एमए में हिस्ट्री में एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ पर मेरे को बुली, हैरेसमेंट करके, रैगिंग करके निकाल दिया। और 94 में अगेन मैंने एडमिशन लिया लॉ में, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में। वहाँ पर भी मेरे साथ रैगिंग हुआ। मेरे कपड़े उतारे गए, मेरे को चेक करा गया कि इसके अंदर, इसके शरीर में है क्या, क्योंकि बिहेवियर तो मेरा लड़कियों जैसा ही था, उठना बैठना सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे फिर वो, उस चीज़ को भी लेके मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरे बिहेवियर को देख के अगर मैं लड़कियों जैसा उठना बैठना ये सब करूँगी तो लड़कों को और ज़्यादा पता लगेगा। तो मैंने बहुत कंट्रोल करती। घर वाले भी, कोई मेहमान आता तो उनके सामने बिल्कुल लड़के बन के बैठना पड़ता था, लेकिन वो चले जाते थे फिर वैसी लड़कियों जैसा। तो पिताजी उससे बहुत चिंतित थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देते थे, बहुत गुस्सा करते थे, गाली गलौज बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो इंतहा हो जाती थी कभी कभी तो। और ऐसे ही चलता रहा ज़िंदगी मेरी। जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी क्या था, लोग बुली करते थे, आस पड़ोस के लोग, छक्का है, हिजड़ा है ना, टेम्पो है, इस तरह के जो गंदे शब्द है वो इस्तेमाल करते थे। तो मन नहीं लगता था। एक जॉब छोड़ी दूसरी में चले गए, वहाँ पर भी ऐसा। तो कितनी जॉब करते हैं, और फिर डर लगता है समाज में सब चीज़ें। 2002 तक ऐसा रहा। तो धीरे धीरे फिर मुझे, जब मेरे साथ एक मतलब गैंग रेप हुआ, और उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर काफ़ी तकलीफ़ में वो रही वो ज़िंदगी मेरी। उसके बाद मैंने सोच लिया था, पहले सुसाइड करने का भी सोचा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी, इस जीवन को नहीं जीना। लेकिन फिर दिमाग में आया कि मैं क्यों मरूं, मैंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल है कि जैसे आप कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में भी आप गए, तो उस टाइम जैसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ये बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि लड़कों की गर्ल्स फ्रेंड होती हैं, उनके साथ दोस्ती होती है लड़कियों के साथ। तो आपकी ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं हुई कभी? नहीं, लड़कियां दोस्त थी मेरी, पुरुष दोस्त नहीं बन पाते थे। पुरुषों को शर्म आती थी साथ में खड़े, और खुद को भी डर लगता था कि ये कहीं मुझे पकड़ के कमरे में बंद ना करे और मेरे साथ शरारत ना करें, और शर्म आती थी उनके सामने जाते हुए। लेकिन आपका जो अट्रैक्शन था वो मेल की तरफ था? अट्रैक्शन था, सेक्सुअलिटी, क्योंकि तो 13-14 साल के बाद अट्रैक्शन भी मेरा ही नहीं होता, सारी दुनिया का अट्रैक्शन होता, अकेला मेरा ही नहीं है। आदमी का औरत की तरफ, औरत का आदमी की तरफ होता है और मैं भी जीव हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी किसी ना किसी की तरफ रहेगा। मेरा पुरुषों की तरफ था, क्योंकि मैं अपने आप को औरत मानती थी। तो वो रहा है। मेरी महिलाएं ज़्यादातर दोस्त रही मेरी। ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं ना, जब अपनी खोज में होते हैं कि मैं कौन हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जानूँ, मैं क्या हूँ।
हम वेद भी पढ़ते हैं तो पहले तो आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। अब जो आत्मा है वो तो स्त्री के रूप में हम मानते हैं। भगवत गीता में लिखा केवल अहम पुरुषम, केवल मैं पुरुष हूँ और जो प्रकृति है वो स्त्री है। तो हम सब स्त्री ही हैं वैसे देखा जाए। हमारी इंडियन फिलॉसफी में तो हम आत्मा को औरत ही मानते हैं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, तड़फ रही है। कोई चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे हिजड़ा हो, कोई भी हो, वो अपनी आत्मा को, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ही मिल उसको संबंध माना जाता है। शरीर तो आज है कल नहीं, खत्म हो जाएगा। फिर तो आप ना आप गे ढूंढोगे, लेस्बियन ढूंढोगे, ट्रांसजेंडर कौन है। आत्मा तो सोल नेवर डाई। तो वो जो चीज़ें थी, मैं पुरुष कपड़ों में थी लेकिन अंदर जो शरीर भी था पुरुष का, लेकिन अंदर तो आत्मा औरत की थी और वो प्रखर रूप से अपने बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तो ये एकाएक बदलाव वो कौन सा दिन था या कौन सा समय था जब आपके मन में आया कि मुझे अब ये सब त्याग के एक महिला का रूप धारण करके, जो कि आप समझते हैं कि आपका जो नेचुरल था, जो आपको प्रकृति ने बनाया है, कि अब मैंने उसी रूप में रहना है? और वो कब मन में ख्याल आया और कब हुआ, और क्या घर वालों की तरफ से या समाज की तरफ से उसका विरोध हुआ और उसका सामना कैसे किया आपने? उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि अगर मैं उस समय अगर 20, 25, 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर बाहर आ भी जाती तो मुझे एक ही रास्ता था, वो था किन्नर डेरा। उन्हें वहीं जाना पड़ता। पढ़ाई छूट जाती, पढ़ाई ना हो पाती, तो मैंने वेट किया, वेट एंड वॉच। पर 2002-3 तक आते आते फिर हम लोग बहुत सारे और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, और 2009 तक आते हैं नेशनल लेवल पे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी में भी काम करने लगी। 2013 में हमने इसके लिए लीगल फाइट किया। सुप्रीम कोर्ट में हमने सब लोगों ने मिलके, जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर किन्नर जो एक्टिविस्ट थे इंडिया के, मैं भी थी उनमें, हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जो कि बाद में 15 अप्रैल 2014 को जिसका जजमेंट आए, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। एक ट्रांसजेंडर वुमेन के रूप में आपने यूनिवर्सिटी में जो आपके काम की बहुत सराहना होती है, तो ट्रांसजेंडर जो बाकी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनके लिए आपने क्या क्या किया, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैंने अपनी एजुकेशन जो थी, मैंने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज। मैं ग्रेजुएट हूँ क्लासिकल डांस में, क्लासिकल वोकल और इंस्ट्रूमेंट में भी। साथ में मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे की। तो उसके साथ साथ जब मैंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज किया, अपना ट्रांजिशन करा, और मैं यूनिवर्सिटी में एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एडमिट हुई। लेकिन उससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पूछा कि आप एडमिशन ले लो, लेकिन जो नए बच्चे थे, लेकिन किसी ने एडमिशन नहीं ली। हो सकता उनका पिछला जो उनका एक्सपीरियंस रहा और लोग समाज के साथ उन्होंने बुलिंग, हैरेसमेंट स्कूल कॉलेज में झेला होगा, तो इसलिए वो डर के मारे नहीं आए। लेकिन मैं काफ़ी सालों से काम कर रही थी, तो मुझे मेरे अंदर से वो अब झिझक ख़त्म हो गई, मैं समाज के साथ जुड़ी रही। तो धीरे धीरे फिर मैंने जब एडमिशन लिया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले स्ट्रगल खुद से था, वॉशरूम का था, फ़ीस का था। तो फ़ीस मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज किया, बहुत सारे पत्रकारों ने भी मेरी फ़ीस भरी है। और साथ में मैंने वॉशरूम का जो लड़ाई लड़ी है वो वाइस चांसलर को मैंने लेटर लिखा, और उन्होंने फिर तुरंत इसको मंजूर किया और 23 लाख रुपए बजट पास किया। 4 जगह उन्होंने वॉशरूम बनाने का हुक्म दिया। और उसके बाद मैंने फ्री एजुकेशन, जो मुफ्त शिक्षा के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, वो भी बाद में 2019 में ये फ्री एजुकेशन हो गया। फिर हॉस्टल के लिए लड़ाई लड़ी, वो भी फ्री हो गया, हॉस्टल भी है और फ्री भी है। साथ में एक एक सीट जो है रिजर्व है, एडिशनल सीट हर एक डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसजेंडर, वो भी है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वो भी बना। और चंडीगढ़ में तो मैंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल पुलिस में बनवाया, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। तो अब इतनी योग्यता के बाद भी आपने इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्राप्त की है, उसके बाद भी आप अब किन्नरों के साथ जो है वो बधाई पे भी जाती हैं, तो आपको नहीं लगा कि इतनी योग्यता हासिल करने के बाद भी आपको एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली, या क्या दिक्कतें आई, या आपने जॉब नहीं की, उसका क्या कारण है? नहीं जी, जॉब कोई ऐसा नहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ता है। मैंने सबसे पहले तो जॉब ट्राई किया कई जगह मैंने, लेकिन जॉब मिली नहीं। आश्वासन देते रहे
मतलब लास्ट में अंत में मुझे जहाँ से मैं सोचती थी कि नहीं मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी, लेकिन चलो ये भी ऐसा नहीं मैं कहूँगी बहुत बुरा काम है। हम ये हज़ारों सालों की परंपराएं हैं, उसमें मैं शामिल हुई कि जो जब इंसान ने हमें घर से निकाल दिया, जब हमारे पास कोई शेल्टर होम नहीं, आज सरकार बोल तो रही है बहुत सारा कुछ, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था तो एक ही जो था वो उस किन्नरों का जो शेल्टर था, डेरा था, वही हमारा आश्रय था। तो वहाँ हम रहते थे, वो बुरा नहीं है, अच्छा है, मैं तो एक बुरा किसी को नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जो पढ़े लिखे हैं अगर उनको भी वहाँ जाना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती कि सरकार ने कुछ उनके लिए जॉब नहीं किया। मेरे लिए बहुत सारे, ऐसा नहीं अकेली मैं ही हूँ, बहुत सारे और ट्रांसजेंडर भी जो मेरे साथ बधाई पे जाते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, मास्टर किया है उन्होंने, और लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली। तो सरकार तो सिर्फ आश्वासन नहीं देती है। हमारे दो तीन ट्रांसजेंडर के हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में भी एप्लीकेशन दे रखी है जॉब की, लेकिन उनकी अभी तक नहीं लगी है। साल 1.5 साल होने वाला है। तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि आप ये काम सीख लो, ये सिलाई कढ़ाई का या फैशन उसका ब्यूटी पार्लर का, जो अगर सबको इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। अब जैसे महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ विवाह करके अपना घर बसाते हैं, तो ट्रांसजेंडर वुमेन में या ट्रांसजेंडर जो मैन हैं उनमें भी कोई ऐसी परंपरा है कि आपस में शादी करके रह सकते हैं, या उनकी शादी कितनी वैध मानी जाती है, समाज कितना स्वीकार करता है? देखिए ऐसा तो कोई वैध अवैध तो नहीं है, जिसको रहना वो रहते भी हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई रह बिना बॉय। तो आपका भी है पार्टनर कोई जिसका? हाँ, मेरा मेरा पार्टनर वो ट्रांस मेल है ना, फीमेल टू मेल, और उसकी सारे सर्जरी हो रखी हैं, है ना। मेरा भी सर्जरी हो गई थी, प्रोसेस सारा। तो हम लोगों ने सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी करके एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारा शरीर का संबंध नहीं, हमारा आत्मा का संबंध है। हम लोग आत्मा से ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हमारा जो रोमांटिक और जो है लव है, प्यार है, प्रेम है, वो आत्मा से है एक दूसरे का। अभी फ़िलहाल आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, अभी आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं, और ट्रांसजेंडर को आप क्या कहना चाहेंगी कि समाज से कैसे आप मुकाबला कर सकते हो? देखिए मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, है ना। वो जॉब करता है और अच्छा अच्छा है, कमा रहा है, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ ही रहने का हमने वचन दिया। अपने हम तो सब कुछ कर चुके हैं, लोगों ने कहा पढ़े लिखे नहीं होते, ये लोग पढ़ लिख भी गए हैं। पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो जॉब दें, अपने दरवाजे खोल के रखें, और जो वहाँ पर जो दरवाजे तो खोल दें जॉब के, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी, काम करने वाले, वो भी अपने दिमाग के दरवाजे खोल के रखें। ऐसा ना उनके साथ बदतमीज़ी करें, छक्का बोलें, हिजड़ा बोलें, वो दूसरे दिन छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे बहुत बारी होता है। जॉब तो कई बारी मिल जाती है, लेकिन फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके पास सख्त कानून नहीं होते, साथी हैं जीवन में। सौगंध टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप जिस तरह स्वतंत्रता से रहना चाहें वैसे रहें। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। ये थे हमारे साथ ट्रांसजेंडर वुमेन धनंजय। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने आगे की योजना के बारे में बताया, और इनका जीवन ऐसा है कि समाज को इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।